नाम मंगेश यादव। जहां देखिए वहां मंगेश को लेकर बात हो रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे सवाल जिनके जवाब किसी के पास नहीं है। आखिर कौन था मंगेश? मंगेश ने ऐसा क्या किया? मंगेश के ऊपर सवाल क्यों खड़े हैं? पुलिस की कार्रवाई पर सवाल क्यों खड़े हैं? जानते हैं ये आज की इस कहानी में। अब अगर हम मंगेश की बात करें तो मंगेश के ऊपर 8 से 9 के आसपास मुकदमे थे, और जितने भी मुकदमे मंगेश यादव के ऊपर थे वो सारे मुकदमे चोरी के थे। सभी मुकदमों में गिरफ्तार हुआ और 2 बार जेल भी गया। अब जब भी किसी व्यक्ति को जेल भेजा जाता है या पुलिस अपनी गिरफ्त में लेती है तो उससे पहले तलाशी करती है। मंगेश की जब भी तलाशी ली गई तो 8 से 9 बार में उसके पास से कभी भी कोई हथियार, कट्टा या धारदार वस्तु जब्त नहीं हुई। अब इनमें से एक भी मुकदमा ऐसा नहीं था जिसमें कि 8 मुकदमों से जुड़ा हुआ हथियार रखने का कोई भी मुकदमा मंगेश के ऊपर दर्ज हो, मतलब कि आर्म्स एक्ट का। जब किसी व्यक्ति के पास से कोई हथियार जब्त होता है तो पुलिस उस पर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई करती है, और उस मुकदमे के साथ साथ आर्म्स एक्ट की धाराएं भी उसके ऊपर लगाई जाती हैं। अब ऐसा क्या था कि उस छोटे से चोर, छोटा चोरी कहेंगे क्योंकि 8-9 चोरी करी थी उसने, कोई बड़ी चोरी आज तक नहीं करी थी। और आगे जब इस कहानी को आप सुनेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा। ऐसा क्या था कि इस छोटे से चोर का एसटीएफ को इनकाउंटर करना पड़ा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी, एक नई कहानी के साथ, एक सच्ची घटना के साथ। मंगेश यादव की कहानी है ये उत्तर प्रदेश की, और आशा करता हूँ आप और आपका परिवार अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। गणेश जी का समय चल रहा है, आशा करता हूँ भगवान आपके सारे कष्टों को हरे। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी कहानियाँ आपको मिलती रहे, मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे। 28 अगस्त को ज्वेलर्स के यहाँ एक वारदात को अंजाम दिया जाता है, और ज्वेलर्स का नाम होता है भरत ज्वेलर्स, जहाँ सोने चांदी का काम होता है। लगभग दिन के 12 बज रहे होते हैं। 5 लोग दुकान में शामिल होते हैं। 3 लोगों ने हेलमेट पहना था, 2 लोगों ने कपड़े से अपने मुंह को ढक रखा था। मतलब कुल मिलाकर स्टोरी यह है कि किसी का भी चेहरा 5 में से नहीं दिख रहा था। अब वारदात को अंजाम दिया जाता है। सुनार के द्वारा मशरूका की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताई जाती है। मामला संगीन था, वो बड़ी वारदात का था, दिन दहाड़े हुआ था, इसलिए मामला एसटीएफ को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एसटीएफ अपने काम को करने के लिए जानी जाती है, और संगीन मामले, गंभीर अपराध एसटीएफ को ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब 28 अगस्त से 29 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त, मतलब 31 का महीना होता है अगस्त का, ये 4 दिन बीत जाते हैं। अब घटना स्थल के आसपास के जितने भी बदमाश होते हैं, निगरानीशुदा लोग होते हैं जो चोरी चकारी का काम करते हैं, पुलिस उन्हें राउंड अप करती है और अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। एसटीएफ अपनी जांच कर ही रही थी, तभी एसटीएफ को मालूम पड़ता है कि जौनपुर का एक थाना है, उसके थाने में से एक नाम निकलकर सामने आता है मंगेश यादव का। तो एसटीएफ को पहली बार पता चला कि मंगेश यादव नाम का कोई व्यक्ति है, और जिसके ऊपर 8 चोरी के मुकदमे दर्ज है। मात्र 8 चोरी के मुकदमे दर्ज थे उसके ऊपर। अब 1 सितंबर को अचानक एसटीएफ 3 लोगों को नाम उजागर करती है और बोलती है कि हमने इन 3 लोगों को पैर में गोली मारी, इनको पकड़ लिया है। अब जो विनय सिंह होता है, जो यूपी का निगरानी बदमाश था, वो उस गिरोह का लीडर होता है, जिसके नाम 30 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, और लगातार वारदातें और लूटा खसोटी की वारदातों को उसने अंजाम दिया है। अब शक ये था कि हो ना हो ये विनय सिंह का ही गैंग है, क्योंकि जो पैटर्न जो था वो विनय सिंह की गैंग का लग रहा था। अब उनके ऊपर इनाम रखे जाते हैं। मामूली एक अपराधी जिसने सिर्फ चोरी के अपराध किए थे और कोई अपराध नहीं किया था उसने, एसटीएफ उसके ऊपर 50,000 का इनाम रख देती है।
अब जो मंगेश यादव साधारण सा चोरी करने वाला एक साधारण सा चोर था, इसके ऊपर कुल 8 मुकदमे दर्ज थे, एक भी आर्मसेट का मुकदमा नहीं था। अब वो पहली बार 50,000 रुपये का इनामी अपराधी बन गया था। अब पहली बार ऐसा हुआ था, 2 सितंबर को इनाम रखा गया। 4 सितंबर को अचानक विपिन सिंह अपने पुराने किसी मामले में वारंटी चल रहा होगा तो निकटतम थाने में जाता है और पुलिस के सामने समर्पण कर देता है। पुलिस उससे कस्टडी में लेती है और जेल भेज देती है। अब उधर एसटीएफ को ये बात पता चल गई कि जो टीम का लीडर है विपिन सिंह, उसने समर्पण कर दिया है। अब एसटीएफ ने अधिकारियों से कहा कि साहब मामला संगीन है, इनाम को बढ़ा दीजिए, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा मामला। एसटीएफ के अधिकारी ने आनंद फानन में जो मंगेश यादव के ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था, 1 लाख रुपए का इनाम कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे 1 लाख रुपए कौन सी बड़ी बात है, तो मैं आपको बता दूं कि सरकार, प्रशासन बड़े से बड़े अपराध, कत्ल जैसे अपराध हो जाते हैं, उनमें लगभग 20,000 रुपये तक का इनाम रखता है। अब आप सोचिए कि यदि मंगेश यादव पर 1 लाख रुपए का इनाम कर दिया गया तो वो कितना बड़ा अपराधी होगा, गैंग का लीडर होगा, और पुलिस के सामने उसकी क्या भूमिका, एसटीएफ ने उसकी क्या भूमिका सोची होगी, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया। सुनने में 1 लाख रुपए कम लगता है, पर 1 लाख का इनाम होना एक अलग बात है। अब जो 1 लाख का इनाम होता है बहुत रेयर केस में रखा जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो 8 मामले मंगेश यादव ने करे थे, जिसे 1 लाख का इनामी बदमाश बना दिया गया, 4 और 5 सितंबर की रात एसटीएफ कहती है कि हमने मंगेश यादव का इनकाउंटर कर दिया है। अब एसटीएफ क्या कहानी बनाती है, ये कहानी सुनिए, अपने वाक्य में बताती है। एसटीएफ बताती है कि हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि मंगेश यादव अपने एक दोस्त के साथ एक मोटरसाइकिल से जा रहा है और उसके पास एक बैग है। हमें आशंका है कि उस बैग में सोने, चांदी और हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। जो लूट का माल है वो उस बैग के अंदर है। अब लगभग रात के 3 बजे हाईवे पर पुलिस घेराबंदी करती है, मंगेश यादव पर फायरिंग करती है। मंगेश यादव एनकाउंटर में मारा जाता है और उसका एक दोस्त वहां से फरार हो जाता है। पुलिस बैग जब्त कर लेती है। बैग के अंदर सिर्फ चांदी निकलती है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति ने सोना, चांदी, हीरे जवाहरात लूटे, वो सिर्फ उस बैग के अंदर चांदी रखकर जा रहा था, और वो भी एक 2 व्हीलर वाहन पे, बाइक पर। अब ऐसा कहा जाता है कि जो बाइक थी वो चोरी की थी। अब चोरी की रिपोर्ट किसने लिखाई, कब लिखाई, क्यों लिखाई कि नहीं लिखाई, ये एक बात का विषय। हैरानी कर देने वाली बात तो ये है कि एसटीएफ ने जो बताया है कि मंगेश बाइक से जा रहा था, तो मंगेश के पास तो आज तक कभी बाइक थी नहीं, और ना ही उसका जीवन यापन करने का तरीका ऐसा था। गरीबी में रहना, कच्चा सा घर, सब कुछ ऐसा जो अपने आप को ही नहीं बदल पाया आज तक। तो वो बड़ी वारदात क्या करता क्या नहीं करता, एक जी की जांच का विषय। अब मंगेश यादव चूंकि यादव था तो जातिकरण समीकरण की राजनीति शुरू हो गई। एसटीएफ पर दबाव बनने लगा कि यादवों को टारगेट बनाया जा रहा है, इस तरह से इनकाउंटर किया जा रहा है। तो पुलिस सोचती है कि हंगामा बढ़ने लगा है और कुल मिलाकर मामले को दबा दिया जाता है। उस पूरी कार्रवाई, इनकाउंटर की कार्रवाइयों को रोक दिया जाता है। अब जो 4 लोग थे जिनको पुलिस ने, 3 लोगों को पहले गिरफ्तार किया, फिर विपिन यादव, विपिन सिंह का परिवार, और ये सब लोग मीडिया के सामने आ जाते हैं और एसटीएफ पर मीडिया के सामने सब बोल देते हैं कि हमें आशंका हमारे बच्चों को मार सकती है। जबकि पुलिस या एसटीएफ किसी को भी गिरफ्तार करती है या पुलिस गिरफ्तार करती है तो ये नियम है कि 24 घंटे के अंदर अपराधी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया जाता है, वहां से जेल वारंट बनाकर उसको जेल भेज दिया जाता है। पर एसटीएफ 3 से 4 दिन तक सबको अपनी गिरफ्त में रखती है और इसका जवाब कौन देगा यह अभी जांच में बाकी है। ना पुलिस ने लोकल पुलिस को हैंड ओवर किया, ना लोकल पुलिस ने 4 लोगों को अपनी कस्टडी में लेना बताया। शायद मामला जातिकरण समीकरण मंगेश की उससे उलझ गया था, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, एक बात तो साफ है कि मंगेश के एनकाउंटर से जो हंगामा हुआ
जो मीडियाबाजी हुई, जो बयानबाजी हुई, उससे उन लोगों की जान बच गई जो पुलिस की कस्टडी में थे, नहीं तो शायद उनके साथ भी ऐसा कुछ हो जाता। अब सवाल ये उठता है कि भरत ज्वेलर्स के यहाँ जो 5 लोग डकैती के लिए गए थे, यूपी एसटीएफ, यूपी पुलिस का कहना है कि उनमें से एक शख्स मंगेश यादव था। जब चेहरा नहीं दिख रहा था तो कैसे पता कि मंगेश यादव था? मैंने स्टोरी में पहले ही बताया कि 3 लोग हेलमेट लगाए हुए थे, 2 लोग अपने चेहरे को छुपाए हुए थे, 5 में से किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था। अब एसटीएफ इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहती थी कि कैसे हो सकता है कि एक इंसान 2 जगह हो। जब मंगेश की बहन के बयान लिए गए तो उसने बताया कि मेरा भाई मेरे साथ स्कूल में 10 बजे से लेकर 2 बजे तक था, वारदात 12 बजे हुई। भरत ज्वेलर्स और उसकी बहन के स्कूल में कम से कम 60 किलोमीटर का अंतर था। अगर हम मान भी लें कि 10 बजे वो अपनी बहन के साथ स्कूल गया, वहाँ से 12 बजे चला, वारदात को अंजाम दिया और वापस वहाँ पहुँच गया और 2 बजे सीटी फुटेज में रहा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और 10 बजे से लेकर 2 बजे तक वो वहीं था। अब जब मंगेश 10 बजे से लेकर 2 बजे तक अपनी बहन के साथ था तो 12 बजे सीसी फुटेज में कौन था? अब पुलिस का ऐसा कहना है कि 5 लोगों में एक मंगेश था, जबकि चेहरा किसी का नहीं दिख रहा था। सब कहानी उलझी हुई है। अभी पूरा घटनाक्रम चल रहा था और इस गैंग का जो मास्टरमाइंड था विपिन सिंह था। अब विपिन सिंह के बारे में जान लीजिए। विपिन सिंह की गैंग है जो अपराधी प्रकरण को करती है। इसमें कम से कम 12 लोग शामिल हैं, जिसमें से 2 तो विपिन के ही सगे भाई थे। अब ये साबित हो सके कि मंगेश यादव विपिन सिंह गैंग का मेंबर था और ना ही कभी उसने गैंग मेंबर के टच में रहा। जब पुलिस विपिन सिंह की कुंडली को खंगालती है तो विपिन सिंह कहता है कि मैं तो किसी मंगेश को जानता ही नहीं हूँ। पुलिस सीडीआर मोबाइल की निकालती है तो पता चलता है कि मंगेश यादव की ना तो विपिन सिंह से ना उसके गैंग मेंबर से कभी बात हुई थी। ना विपिन सिंह मंगेश यादव को जानता था, ना मंगेश यादव विपिन सिंह को जानता था। तो फिर मंगेश यादव इस स्टोरी में कैसे आया? एक छोटा सा चोर जिसने केवल 8 वारदातों को अंजाम दिया था, तो एसटीएफ को उसका एनकाउंटर क्यों कर दिया, क्यों करना पड़ा? एसटीएफ को मामला हाईलाइट हुआ तो एसटीएफ के आसपास के अपराधियों को भी पकड़ना चालू किया। माता पिता बहन गरीब परिवार से थे जो मंगेश को पकड़ा था। उसके पास उसकी मोटरसाइकिल नहीं थी, गरीब घर का लड़का था। आज तक उसके पास से कोई हथियार जब्त नहीं हुआ, सिर्फ उसने 8 चोरी की थी, 2 बार जेल गया था। अब डकैती होती है, उस डकैती में 3 लोग पकड़े जाते हैं। गैंग का सरगना विपिन सिंह ने बरेली में आत्मसमर्पण कर दिया। वो 5वां इंसान जब तो भागा नहीं था, घर पर ही था। मंगेश यादव के घर पुलिस जाती है, उसको पकड़ती है और पकड़ के ले आती है और फिर उसके इनकाउंटर की खबर आती है। अगर मंगेश यादव ने कुछ किया होता तो वो भी उन 4 लोगों की तरह भागा क्यों नहीं, अपने घर पर ही क्यों था? क्या ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति अपराध करे और पुलिस का इंतजार करे और अपने घर पर ही रहे, कहीं भगे नहीं? पर पुलिस कहती है कि हम उसके घर गए, हमने मंगेश यादव को पकड़ लिया, वो गिरफ्त में आ गया और हमसे भाग गया। रात को 3 बजे हमें खबर मिली, चांदी जब्त हुई। अरे जिस व्यक्ति ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया हो, वो अपना रहन सहन बदलाव क्यों नहीं बदलेगा? पर ये सब एक अलग टाइप की बात है, ये जांच का विषय है। अभी इस एनकाउंटर की जांच होना भी बाकी है, सच्चाई सबके सामने आएगी। देखते हैं भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है। क्या वाकई मंगेश यादव अपराधी था? क्या सही इनकाउंटर हुआ है? ये सब जांच का विषय है। इस कहानी से इतना ही, अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। देखना बाकी है कि जांच में सामने क्या आता है, मंगेश यादव की कहानी आगे चलकर क्या रूप लेती है, सब गर्भ के गृह में छुपा है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, सतर्क करना है। बने रहिए मेरे साथ, अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।